एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला भाग कवर कर रहे हैं। अभी हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है और थर्ड यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को आप पंचायतों के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में जो भी जानकारी थी वो हम पिछले 4 पार्ट में देख चुके हैं, वो 4 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, तो वो आप देख लीजिए। आज से हम शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय निकाय या नगरीय प्रशासन भी आपको सिलेबस में लिखा मिल सकता है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप इन व्यवस्थाओं को 3 तरह से जानते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद या नगर पंचायत भी बोला जाता है नगर परिषद को। संविधान में इनके लिए सिर्फ इन तीनों तरह की व्यवस्थाओं के लिए सिर्फ नगर पालिका शब्द इस्तेमाल किया है, तो अभी हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जैसा कि हम अब तक देखते आ रहे हैं कि जो टॉपिक हमारे प्री और मेंस में कॉमन है उन्हें हम प्री के हिसाब से भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हम मेंस के टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक कॉमन है उन्हें हम प्री के हिसाब से भी कवर कर लेते हैं। भाई कुछ लोगों का कहना था कि वो प्री और मेंस की तैयारी साथ में कर रहे हैं, यानी उन्होंने प्री अभी नहीं किया है तो उन्हें एक स्टेप आगे जाके बताना उनकी कुछ समझ में नहीं आता है ना। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं गया है ये टॉपिक, तो हमें प्री के टॉपिक भी आप करवा दीजिए। तो सारा सिलेबस तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती भाई, यदि मुझे आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है तो कम से कम मुझे एक दिन में आपको 5 से 6 वीडियो प्रोवाइड कराना पड़ेगा और तब जाके आपका 5-6 महीने में जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, वहां भी आपको यही कहा जाएगा कि भाई 5-6 महीने आपका क्या प्री का सिलेबस चलेगा, उसमें वो हर रोज आपको 6 से 7 लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, जब जाके 6 महीने में एक एवरेज सिलेबस आपको करवा के वो लोग देते हैं। और इतना टाइम उसको चाहिए ही प्री के सिलेबस को, वो दिखने में सिर्फ 10 यूनिट है ना। कभी कभी एक लाइन का मतलब पूरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इतना टाइम उसको चाहिए ही। अब मैं नन्ही सी जान आपको कहां तक इतना सारा सिलेबस कराऊंगी, तो फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इससे पहले ये वीडियो पब्लिक हो और मुझसे लोग क्वेश्चन करें आप लोग कि मैम ऐसा ही कर लेते हैं जैसे 3-4 दिन में अपने ये टॉपिक चल रहे हैं, एक वीडियो आता है 5-6 दिन बाद, तो ऐसे ही प्री का भी कर लेते हैं, तो भाई ये बहुत कछुए की गति हो जाएगी, है ना। और कछुए की गति से कहानियों में जीता जा सकता है, कंपटीशन में नहीं, है ना। यहाँ आपको खरगोश की गति से ही दौड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, खरगोश की गलती से हमें ये सीखना है कि हमें किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना है, और कछुए से हम ये सीख सकते हैं कि हमें यदि कोई वीक पॉइंट है तो हमें उसका बहाना बना के प्रयास करना नहीं छोड़ना है और निरंतर चलते जाना है, तो एक दिन मंजिल तक भी पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। अब आई होप कोई ऐसा नहीं है जैसे ये कछुए और खरगोश वाली स्टोरी पता नहीं है ना, नहीं तो सर खुजा रहा है कि चल क्या रहा है मेंस की क्लास में, पीएससी की क्लास में कि कछुआ खरगोश, है ना। तो भाई मुझे नहीं पता, यदि आप लोगों को स्टोरी नहीं पता है तो आप लोग जाइए और गूगल करके आइए। यार मैंने बहुत फीलिंग्स के साथ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये टॉपिक हमारे लिए मायने क्या रखता है। तो देखिए, आप पीएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर, तो आप वहां यदि एक आध साल हम अपवाद के रूप में छोड़ दें तो हर साल आपको 1 से 2 और कभी कभी तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस स्थानीय स्वशासन से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। अब जब यदि कोई टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन अब तक आते ही रहे हैं तो उस टॉपिक को छोड़ना बेवकूफी होती है। हमारी वो टॉपिक हमारी प्रायोरिटीज में ही होना चाहिए। ठीक है। तो प्री वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेंस वालों के लिए क्या है, तो यदि आपने प्री में ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो यहां से सिर्फ आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जो भी फैक्ट हम देख रहे हैं, जैसे हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखा, अब हम नगरीय निकायों के बारे में देखेंगे। फैक्ट देख रहे हैं या कोई अनुच्छेद उनसे रिलेटेड है, या फिर हो सकता है कि आपसे 3 नंबर में इस तरह से पूछ लिया जाए कि 11वीं अनुसूची को जो पंचायतों को जो मदें सौंपी गई हैं, कार्यात्मक मदें,
वो कोई 3 आप उनसे आपसे उनके पंचायतों के कार्य लिखवा सकते हैं। इसी प्रकार नगर पालिकाओं यानी नगरीय निकायों के कार्य आपसे लिखवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, लॉन्ग तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि यदि आपके प्री में ये सारे फैक्ट आपको पता है, आपको लगता है कि यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम संभाल लेंगे, तो फिर आपको दोबारा इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी बाकी चीजें हो गई हैं और आप फिर से और दोबारा रिवीजन में चीजों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो भले ही आप दो बारा इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा, वो जो हमारा 3rd यूनिट में सिलेबस है ना, उसमें जो लिखा हुआ है पहले कि हमें जन भागीदारी बताना है इनके संदर्भ में, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन यानी चाहे हम 50 शब्द की बात करें, लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें, चाहे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की बात करें 200 शब्द वाले की, तो वो वहां से आपसे लिखवा सकता है। तो हम वो करेंगे ही सारी मेंस के हिसाब से। ये तो हमारे फैक्ट वगैरह जो भी चीजें हैं वो चल रही हैं, यहाँ से सिर्फ आपको 3 नंबर के ही क्वेश्चन कोई मिल सकता है, यदि मिलेगा तो देखने को लिए, ठीक है। तो प्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगी ये वीडियो। मेंस वालों के लिए आ भी सकता है और 3 नंबर में यहां से नहीं भी पूछा जाएगा तो नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है, या नगरीय निकाय हम इन्हें कहेंगे। अब हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पढ़ चुके हैं। हमने उसमें क्या देखा था कि स्थानीय स्तर पर लोग अपने प्रतिनिधि चुन के एक संस्थाएं बना रहे थे, जो संस्थाएं वहां पे शासन कर रही थी, वहां के संसाधनों का प्रबंधन कर रही थी, नियोजन व्यवस्था संभाल रही थी और कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी। इसी अवधारणा के साथ पंचायतें आई थी ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। बाद में उन्हें क्या किया कि संवैधानिक दर्जा दे दिया और कुछ स्पष्ट रूप से कुछ कार्य सौंप दिए कि इन कार्यों पे आपको काम करना है, ठीक है। तो जब हम शहरी यहां पे लिखा है तो हम समझ सकते हैं कि जो काम वो संस्थाएं ग्रामीण स्तर पे कर रही थी, अब ऐसे ही कोई संस्था या निकाय होंगे जो ये काम कहां करेंगे? शहरी स्तर पे, ठीक है। सादा से भाषा में शहरी स्थानीय स्वशासन में यही आएगा, ठीक है। यानी हम कुछ ऐसे निकायों के बारे में पढ़ेंगे जो शहरों में स्थानीय स्थान पर स्वशासन कर रहे हैं, शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं, नियोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं, लोगों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, अपने में से वो लोग वहां पे ऐसी संस्थाएं चुन के गठित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नगरीय निकायों में हम पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पंचायतों के बारे में पढ़ा था कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनका विकास क्रम क्या रहा, किस तरह से इस तरह की संस्थाएं अस्तित्व में आ गई, ये पढ़ा था हमने। फिर हमने संवैधानिक दर्जा उन्हें मिल गया था तो संविधान में क्या व्यवस्था थी ये पढ़ा था, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में इस संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं वो पढ़ा था। तो हम नगरीय निकायों को भी इसी क्रम में पढ़ लेते हैं। तो यानी इनकी भी कुछ पृष्ठभूमि रही होगी, इनका ये शब्द भी कहीं ना कहीं से निकल के आए होंगे, ये अवधारणाएं भी कहीं ना कहीं जन्मी होंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इतिहास में घूम के आते हैं। अब इतिहास में हमें आदि मानव काल में नहीं जाना है, इस तरह की अनुमान जहां से लगाया गया है इतिहास में हम वहां पे चलते हैं, है ना। यानी मैं बात कर रही हूं हड़प्पा सभ्यता की। जब हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ते हो तो आपसे क्या एक फैक्ट आप पढ़ते हो कि वो नागरी सभ्यता थी, यानी नगरों पे आधारित सभ्यता थी। तो नगर थे और उन नगरों के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे प्रॉपर जल आपूर्ति की व्यवस्था होती थी, साफ सफाई की व्यवस्था होती थी, नालियों का प्रबंधन होता था। जब हम हड़प्पा सभ्यता में उनकी विशेषताएं पढ़ते हैं तो ये सब हम पढ़ते हैं, है ना। आप इतिहास पढ़ोगे या पढ़ लिया है आपने, ये सब देखा होगा। हड़प्पा सभ्यता में यही था कि वहां के नगरों का बिल्कुल सुनियोजित तरीके से प्रबंधन हो रहा था। तो इतिहासकारों ने क्या किया है कि इसका अनुमान लगाया है कि जब वहां नगर थे तो यानी ये सारे काम अभी कौन करते हैं? नगर निगम नगर पालिका करते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है कि वहां भी नगर पालिका या नगर परिषद जैसी कोई संस्था होती होगी जो इस तरह के काम देखती होगी। लेकिन चूंकि ये सिर्फ अनुमान था,
कोई प्रमाण नहीं है तो ये हमारे लिए फैक्ट तो नहीं है। मैं तो एक आपकी लिंक जोड़ रही हूं। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वन लाइन फैक्ट की अपेक्षा आप जब किसी को चीजों को स्टोरी फॉर्म में पढ़ते हो तो वो ज्यादा जल्दी याद हो जाती है या लॉन्ग टाइम तक याद रहती है ना। बाकी फैक्ट तो रटना ही है, तो एक बार यदि कभी कुछ नहीं आ रहा होता है तो कुछ तो दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ यार ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, है ना। और वन लाइन फैक्ट थोड़े जल्दी दिमाग से चले जाते हैं। चलिए, तो ये चीजें हो गई कि हमने हड़प्पा सभ्यता में इस तरह से देखा था। अच्छा, इसके नोट्स आप यहीं बनाते चलिए, क्योंकि फैक्ट है तो मैं इसके अलग से नोट्स आपको नहीं दूंगी। नोट्स में लिखना क्या है वो फैक्ट में आपको बताते चलूंगी, ये पूरी रामायण नहीं लिखना है ना। जो फैक्ट लिखना हुआ करेगा वो या तो मैं बोर्ड पे लिखवाते चलूंगी या बोल के लिखवाते चलूंगी, है ना। तो ये सब रामायण नहीं लिखना है, जो समझाने के लिए है वो नहीं लिखना है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता का हो गया। उसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता में आए तो वो तो ग्रामीण सभ्यता थी, वहां पे तो नगरों का जिक्र मिला नहीं, तो ठीक है। फिर प्राचीन इतिहास में ही हम थोड़ा और आगे आते हैं तो कुछ राजवंश हमें मिलते हैं, और उन राजवंशों में एक राजवंश था चोल राजवंश। ये फैक्ट जब हम पंचायतें पढ़ रहे थे तब मैं आपको करवा चुकी थी, कुछ चीजें छूट गई होंगी तो वो अभी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चोल राजवंश जो था उसकी एक विशेषता है चोल राजवंश की। प्रमुख विशेषता उसकी क्या थी, स्थानीय स्वशासन। ये इनके एक अभिलेख से हमको पता चला है कि स्थानीय स्वशासन जैसी कोई संस्थाएं हुआ करती थी जो स्थानीय स्वशासन की तरह ही थी, उनकी तरह ही काम करती थी, ठीक है। चलिए, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर उसके बाद हमें इसके संबंध में कोई जानकारी विशेष नहीं मिलती है। फिर हम मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। मध्यकालीन इतिहास में क्या था कि आपने देखा तो था कि बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, उनके बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। लेकिन जब आप मध्यकालीन इतिहास को मेंस के हिसाब से डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि उन नगरों के प्रबंधन के लिए तरह तरह के अधिकारी होते थे। इस तरह की कोई संस्थाओं के बारे में वहां नहीं कहा गया है, ठीक है भाई। कर लगाने के लिए अलग होता था, व्यापार की देखरेख करने के लिए अलग अलग होता था, नगर निरीक्षण के लिए अलग होता था। तो इस तरह से कुछ अधिकारी हमें मिलते हैं, बाकी कोई संस्था इस तरह से हमें नहीं मिलती, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में भी हम कहाँ आ जाते हैं, जब यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ आने लगी थी, है ना, और विशेषकर अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए थे। तो क्या था कि उन्होंने, भाई वो तो कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने बाजार स्थापित किए। तो इस तरह से क्या हुआ, आसपास नगरों का विकास होने लगा। और जब नगरों का विकास होने लगा तो इन्हीं अंग्रेजों ने क्या किया, अपने नगरों का प्रबंधन करने के लिए या ऐसी कुछ थोड़े बहुत अधिकार देके ऐसी स्थानीय स्वशासन जैसी संस्थाओं को स्थापित करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये फैक्ट अब हमारे लिए काम का है, ये लिख लीजिए। क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया, अपने नगरों का प्रबंधन करने के लिए भारत में पहला नगर निगम, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया। कब, तो 1687-88 में, ठीक है। यानी इसमें आपको ये सन याद रखना है और ये मद्रास याद रखना है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था 1687-88 में। ये फैक्ट आपको लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्या हुआ भाई, अंग्रेजों के प्रमुख केंद्र क्या थे, मद्रास थे, बंबई थे, कलकत्ता थे। तो इसके बाद मद्रास के बाद में बंबई में और कलकत्ता में भी नगर निगम स्थापित किए गए, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है क्योंकि वो बाद में स्थापित हुए। चूंकि पहला है तो क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। चलिए, फिर आगे हम ब्रिटिश काल में ही पहुंचते हैं। आगे जब ब्रिटिश शासन ही हमारे यहाँ चल रहा था तो आगे एक फैक्ट हमारे लिए क्या निकल के आता है कि आपने एक वायसराय का नाम सुना होगा, लॉर्ड मेयो, है ना।
उसने क्या करा था, उसने अपने वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव में जो है वो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की परिकल्पना की गई थी। यानी जिन्हें हम स्थानीय स्वशासन अभी जिस रूप में देख रहे हैं, ऐसे ही वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए उसने ऐसी ही संस्थाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था कि भाई इससे क्या करेंगे, हम वित्तीय शक्तियों को बांट देंगे ताकि वो स्थानीय स्तर पर विकास कर सके, अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये फैक्ट किस तरह से मिलता है आपको कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किसने रखा था या प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड मेयो ने। ये वायसराय था। अच्छा, फैक्ट इस रूप में भी मिलता है और ये क्वेश्चन व्यापम में आ चुका है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लॉर्ड मेयो ने कब रखा था। तो इसका आप लिख लीजिए सन 1870 ई, है ना, 1870 है ये। 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा था जिसमें स्थानीय स्वशासन जैसी संस्थाओं की परिकल्पना की गई थी। तो ये फैक्ट यहां से रिलेटेड है। वैसे तो ये चीजें आप इतिहास में भी पढ़ोगे, लेकिन चूंकि यहां से ये चीजें रिलेटेड है इसलिए मैं यहां बता रही हूं। ठीक है, चलिए अब आप एक फैक्ट और देखते होंगे। वैसे तो ये फैक्ट भी मैं आपको कवर करवा चुकी हूं पंचायती राज में कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, एक और वायसराय था ब्रिटिश शासनकाल में ही, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था कि सन 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव उसने पेश किया था। अच्छा, इस प्रस्ताव को ये जो प्रस्ताव था किसका, लॉर्ड रिपन का, इसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो आप इस तरह से ये फैक्ट पूरा लिख लीजिए कि सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये फैक्ट हो गया। वैसे ये वाला तो मैं करवा चुकी हूं। अब क्या हुआ था कि इस तरह की कई और व्यवस्थाएं आ रही थी, कुछ और हलचलें हो रही थी छोटी मोटी, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है इसलिए हम उन्हें स्किप कर रहे हैं। अब हम कहां आ जाते हैं, जब ब्रिटिश शासनकाल में ही 1919 का अधिनियम आया था, है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। ठीक है, ये आप चूंकि आपके सिलेबस में भी है 1919 और 1935 का अधिनियम, तो इसलिए फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों से ही जो दो फैक्ट निकल के आ रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए ये फैक्ट क्या है, ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, सुन लीजिए क्या है, फिर समझते हैं इसको। कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू द्विशासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन जो था को स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय बन गया और इसके लिए एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया। देखिए क्या कहा गया है, आपके सिलेबस में है 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम भी है, आप पढ़ोगे ही सही इनको। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई थी, यानी प्रांतीय विषय जो होते थे उन्हें दो भागों में बांट दिया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय वो थे जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के अंडर आते थे, वो देखती थी।
ठीक है। और हस्तांतरित विषय क्या थे कि जो प्रांतों की विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते थे उनके कार्य क्षेत्र में आते थे, है ना। तो यानी ये हस्तांतरित विषय बन गया था स्थानीय स्वशासन, मतलब जो प्रांतों की विधानसभा के लोग चुन के आ रहे थे उनके कार्य क्षेत्र में आ रहे थे, गवर्नर जनरल की कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहे थे, ठीक है। अब जब निर्वाचित सदस्यों के कार्य क्षेत्र में आ रहे थे, मतलब उनके 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 लिए कोई सदस्य को प्रभारी बनाया जा रहा होगा, मंत्री बनाया जा रहा होगा, तो आगे यही कहा गया है कि एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया था इस विषय का, स्थानीय स्वशासन का, है ना। तो ये मंत्री का नाम मुझे तो कहीं नहीं मिला है, यदि आपको मिल जाए तो आप वो भी याद रखना, वो भी आप अपने नोट्स में लिख लेना, है ना, क्योंकि यदि कहीं भी इसका नाम मिलता है तो यानी ये हमारे लिए क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये हस्तांतरित विषय हो गया था, ठीक है। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है कि जो 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, वहां तो सिर्फ हस्तांतरित किया था वो विषय कि ये प्रांतों के कार्य क्षेत्र में आएगा, लेकिन जो 1935 का अधिनियम था इसके तहत क्या किया था कि स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया था। ठीक है, ये फैक्ट आपके काम का है, ये लिख लीजिए भाई, ये अधिनियम आपके सिलेबस में है तो यहां से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन अब कैसा विषय बन गया, यानी प्रांतों का विषय बन गया। अब इन पर प्रांतों का अधिकार हो गया। अब प्रांत की जो भी विधायिका होगी या प्रांत की जो भी इस तरह का शासन संभाल रहे होंगे वो इस पे नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। अच्छा, अब जब ये बात निकली है कि ये प्रांतीय विषय घोषित हो गया था यहाँ पे, तो अभी ये किस सूची में आता है, कहने का मतलब ये है कि संविधान में सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची है, जो शुरू से जुड़े हैं उन्हें तो पता है, मैं ये चीज बता चुकी हूं, है ना। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इस पे केंद्र कानून बनाता है, यानी केंद्र की विधायिका कानून बनाएगी, केंद्र की कार्यपालिका उनका निर्वहन करेगी, ठीक है। इस पे राज्य विधायिका कानून बनाती है और इस पे दोनों बनाते हैं। लेकिन यदि एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया है और टकराव हो रहा है तो फिर केंद्र का प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सभी विषय वस्तु जो भी है उसको काय में बांटा गया है, 3 सूचियों में बांटा गया है वर्तमान में संविधान के तहत, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रांतीय विषय घोषित हो गया था तो वर्तमान में ये किस सूची का विषय है ना। यानी प्रांतीय विषय यदि मैं कहूं कि राज्य का विषय घोषित हो गया था, है ना, तो वर्तमान में किस सूची में आता है। तो फैक्ट या क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता है कि स्थानीय स्वशासन, या अकेले भी लिखा जा सकता है कि नगरीय निकाय, ग्राम प्रशासन, ये किस सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है और ये यहीं पे घोषित हो गए थे 1935 के अधिनियम में ही ये बन गया था। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची या प्रांतीय सूची का जो है विषय बन गया था, है ना। तो ये फैक्ट आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है और यहां से तो ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे स्किप हो गया, या मैं बता चुकी हूँ, मुझे जहां तक याद है शायद हमने इस बारे में नहीं चर्चा की है ना। तो यदि नहीं की भी है तो भी ठीक है और नहीं की है तो यहाँ तो हम बात कर ही रहे हैं। तो फैक्ट इस तरह से मिलेगा या क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि स्थानीय स्वशासन या पंचायत या नगरीय निकाय या ग्राम प्रशासन जो है वो किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का, है ना। अच्छा, व्यापम एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ चुका था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची में कौन सी प्रविष्टि में है ना। या क्वेश्चन शायद इस तरह से था कि राज्य सूची की प्रविष्टि क्रमांक 5 में क्या है, हाँ इस तरह से ही था, ठीक है। तो अब प्रविष्टि क्रमांक, इस राज्य सूची की प्रविष्टि क्रमांक 5 में क्या है, तो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है।
स्थानीय स्वशासन पूछ लिया जाए या ग्राम प्रशासन पूछ लिया जाए या शहरी निकाय पूछ लिए जाए, इसी में आ जाते हैं स्थानीय स्वशासन में, है ना। तो ये सब इसकी प्रविष्टि क्रमांक 5 में है ना, ये प्रविष्टि 5 में है। यदि क्रमांक भी नहीं लिखा हो भाई, ये संविधान की भाषा है, इससे इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उनको जो नंबरिंग दी गई है, तो उन्हें नंबरिंग को प्रविष्टि जो 5वें नंबर पे जो है उसको क्या बोला गया है, प्रविष्टि 5, है ना। चलिए, तो ये फैक्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि 1935 के बाद कुछ चीजें और हुई, लेकिन अब वो चीजें हमारे काम की नहीं है। अब संविधान बन गया और संविधान में क्या था, हमने देखा था कि पंचायतों के लिए तो बात करी गई थी, नगरीय निकायों के लिए इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई थी पहले संविधान में, ठीक है। बाद में जब संविधान संशोधन हुआ और बाद में जब ये विषय जुड़ा, तब संविधान में राज्य सूची का विषय इसे बनाया गया था, स्थानीय स्वशासन को, जिसमें नगरीय निकाय भी आ गए थे, ठीक है। तो ये चीज है, तो मतलब अब संविधान में है ये। अब नगर तो चलते आ रहे थे और इस तरह की संस्थाएं भी अस्तित्व में आ रही थी, है ना। अब ये राज्य सूची का विषय था, तो राज्य क्या कर रहे थे, जब जैसे ही हम आजाद हो गए और इस तरह की कोई संस्थाओं की जरूरत किसी भी राज्य को महसूस हुई अपने नगरीय प्रशासन के लिए, तो कुछ राज्यों ने अपने यहाँ विधि बना के इस तरह की संस्थाओं का गठन भी किया, है ना। तो इस तरह की संस्थाएं गठित होती आ रही थी, है ना, अस्तित्व में थी कहीं नहीं थी। तो अब जब नगरीकरण ज्यादा होने लगा, तो समय समय पर क्या हुआ कि भाई इन नगरों का प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे यहाँ का प्रशासन संभाला जाए, या हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं तो गांव में पंचायतों के माध्यम से कर रहे हैं, तो शहरों में किस माध्यम से होगा। तो चूंकि यहाँ पे इस तरह की संस्थाएं अस्तित्व में थी, तो जो चीज अस्तित्व में थी उसी को क्या किया, उसी को अच्छे से मजबूत करने के लिए, उन्हीं में सुधार करने के लिए सुझाव दिए गए। तो जैसे हमने पंचायतों के लिए देखा था कि कई समितियां गठित हुई थी इनका सुझाव देने के लिए कि आप ग्राम स्तर पर ऐसे स्थानीय स्वशासन की कोई संस्थाएं स्थापित कर दीजिए। तो यहां भी हुई नगरीय निकायों के लिए, लेकिन चूंकि इनकी जो समितियां थी वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, अब तक नहीं बना है, तो हम जबरदस्ती का मटेरियल अपने लिए नहीं बढ़ाएंगे, हम इनको स्किप कर रहे हैं। कोई आयोग और जो समितियां बनी थी वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज तक वहां से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से सिफारिशें चलती रही, मांग चलती रही। तो जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात आई, इसी तरह की कुछ सिफारिशें नगरीय निकायों के लिए किया गया, तो ये व्यवस्थाएं क्या चल रही थी, ग्रामीण और शहरी के लिए साथ साथ में चल रही थी कि भाई हम किस तरह स्थानीय स्तर पर ऐसी संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं जो वहां का प्रबंधन, वहां का शासन वो खुद संभाल लें स्थानीय स्तर पर, है ना। तो ये व्यवस्थाएं, ये सिफारिशें चलती ही आ रही थी, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जैसे हमने देखा था वहां पे पंचायती राज व्यवस्था के लिए कि राजीव गांधी की जो सरकार थी वो उन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन लाई थी, है ना। अब यहाँ पे वहां तो हम देख चुके हैं, अब यहाँ पे क्या था कि जो राजीव गांधी की सरकार थी वो 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाई 1989 में, ये हम देख लेते हैं। वैसे उतना ज्यादा आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फैक्ट लिख देती हूँ। क्या हुआ कि जो सन 1989 में राजीव गांधी की जो सरकार थी, की सरकार द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे नगर पालिक या नगर पालिका विधेयक भी कहा जा रहा था, पेश किया गया। क्यों किया गया था कि जो शहरी स्तर पे जो
संस्थाएं थी उनको मजबूत करने के लिए या जहां पे नहीं थी वहां पे स्थापित करने के लिए, उन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए, जैसे पंचायतों के लिए अधिनियम लाया, पंचायतों के लिए विधेयक लाया 64वां संविधान संशोधन विधेयक, वैसे ही नगर पालिकाओं के लिए भी लाया गया कि भाई नगरीय स्तर पे भी क्या होना चाहिए, इस तरह की संस्थाएं होनी चाहिए। तो उनके लिए कौन सा लाया गया, 65वां संविधान संशोधन विधेयक। अब सिर्फ विधेयक लाया गया था, ये लागू या पारित नहीं हुआ, है ना। तो आप आगे लिख लीजिए, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। फिर जैसे आगे पंचायतों के लिए आगे जो बीपी सिंह की सरकार थी वो भी लाई थी, तो इनके लिए भी एक विधेयक बीपी सिंह की सरकार ने भी प्रयास किया। यानी जो बीपी सिंह की सरकार थी, इस संबंध में प्रयास किया, लेकिन ये जो विधेयक लाए थे वो भी पारित नहीं हो सका। ठीक है, तो ये संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए नगर पालिकाओं को या नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए ये दो सरकारों ने प्रयास किया था। सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था राजीव गांधी की सरकार द्वारा, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, यानी अधिनियम नहीं बना। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर बीपी सिंह की जो सरकार आई उसने भी प्रयास किया, तब भी ये पारित नहीं हुआ। अब आती है नरसिम्हा राव की सरकार, जहां पे हमने देखा था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम होकर पंचायतों की व्यवस्था हो गई। भाई इन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पे साथ साथ ये व्यवस्थाएं चल रही थी, है ना। तो यानी वहां पंचायतों के लिए लाया गया था विधेयक, और यहाँ शहरी निकायों के लिए भी विधेयक लाया गया, और यहाँ नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आया, तो 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अब अपन इस पे आते हैं। अब इसके बाद वीपी सिंह के बाद किसकी सरकार आई, तो अब सरकार आई पीवी नरसिम्हा राव की। दो प्रयास हो चुके थे इन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो ये संशोधन विधेयक जो लेके आए नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, वो पारित हो गया, और वो पारित होके कौन सा अधिनियम बन गया, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये बन गया। तो ये फैक्ट आप क्या लिखोगे कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करा लिया, जिसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 का या 9A, अच्छा ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, ये भाग संविधान में जुड़ गया। भाई ये संविधान संशोधन था ना, तो जब संविधान में संशोधन हुआ तो एक नया भाग संविधान में जुड़ गया, जिसे 9 का आप कह सकते हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 9A। ठीक है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो। और संविधान में 12वीं अनुसूची जुड़ गई। अभी भी वर्तमान में 12 ही अनुसूची है संविधान में, तो 12वीं अनुसूची जुड़ गई संविधान में, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ये फैक्ट आप पूरे लिख लीजिए, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके शासनकाल में आया, तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराया गया, और उसके बाद संविधान में संशोधन हो गया और एक नया भाग 9 का या 9A जुड़ गया। संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जुड़ गई, है ना। अब ये जो संविधान में नया भाग जुड़ा था 9A, उसके तहत संविधान में 243 P से लेके 243
जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं जिनमें क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, जो कुछ बेसिक प्रावधान संविधान में किए हैं। बाकी राज्य विधानमंडलों को शक्ति दे दी थी कि आप अपनी यहाँ की परिस्थितियों व्यवस्थाओं के हिसाब से क्या बनाओ, नियम बनाओ, कानून बनाओ और फिर इन व्यवस्थाओं को लागू करो। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया कि इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, किस तरह से इनका विकास होता आया। वहां से हमारी काम की जो चीजें थी वो हमने निकाल ली, है ना। और भी फालतू इधर उधर की चीजें हैं वो हमारे काम की नहीं है, तो जो हमारे काम का था वो हमने निकाल लिया। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बन के आ गया है। किसके शासनकाल में आया, तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आया। अब चूंकि संविधान संशोधन था तो इसमें संविधान में कुछ संशोधन हुआ होगा, तो क्या हुआ, तो संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक है। इनमें ब्रैकेट वगैरह कुछ इस्तेमाल मत करना, ये ऐसे ही है। हिंदी की नंबरिंग जब हम पढ़ेंगे अभी अनुच्छेद, तो मैं हिंदी की नंबरिंग भी बताते चलूंगी यदि कोई उसके साथ जाना चाहता है तो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। अच्छा, इस 12वीं अनुसूची में क्या है, तो जो नगरीय निकाय होंगे उनको जो विषय सौंपे गए हैं कि भाई आप इन विषयों पे काम करोगे, वो विषय है उनके लिए। और वो विषयों की संख्या कितनी है, तो 18। ठीक है, तो आप ये फैक्ट लिख लेना कि संविधान में नया भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक है। नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए, भाई संविधान में तो नगर पालिकाएं बस कहा है, या नगरीय निकाय लिख लीजिए, नगरीय निकायों के लिए 18 कार्यात्मक मदें या जिन विषयों पर उन्हें काम करना है वो जोड़े गए हैं। यानी ये विषय अब कौन देखेगा, ये नगरीय निकाय जो होंगे वो काम करेंगे इन पर। ठीक है, ये विषय कुछ है, इनकी लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ दूंगी, तो वहां में आपको इन सब के, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 2-3 याद रख लेना। क्या होता है कि वैसे तो आप देखते ही हो कि भाई शहरों की जो साफ सफाई हुई, वहां का कोई टैक्स वगैरह वसूलना हुआ, है ना, जल आपूर्ति की व्यवस्था करवानी हुई, है ना, तो इस तरह की व्यवस्थाएं कौन करवाता है, ये नगरीय निकाय करवाते हैं। वैसे तो आप देखते ही हो, लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पर दो बार उनको रीड कर लेना, यदि ऑप्शन में मिल जाए कभी प्री में तो भी आप टिक कर पाओ। और यदि मेंस में आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि भाई नगर पालिकाओं के कोई 3 कार्य या 3 विषय बताइए 12वीं अनुसूची में जो दिए गए हैं, तो आप लिख सको। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार बस रीड कर लीजिए उन्हें। मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को इसका इमेज शेयर कर दूंगी, यदि आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप वहां से रीड कर लीजिए, अदरवाइज आपको कहीं भी जो भी आपके पास पॉलिटी की बुक होगी उसमें मिल ही जाएगा, है ना। और मेरा सजेशन है कि आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांति लीजिए, वही अच्छा है सेल्फ पढ़ने के पर्पज से भी, और मटेरियल वाइज भी उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से दी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम आ गए हैं। अब इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, इस वीडियो को हम यहीं रहने देते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगला जो पार्ट है उसमें हम इस संविधान में इन अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं संविधान में इस संबंध में, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था है ये नगरीय निकायों के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।